हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डेट इज़ यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब एक दो दिन इसके ऊपर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास समय है NCERT एक्सरसाइज को और जो भी आपके प्रदीप के क्वेश्चन हैं उनको लगाइए और कोई डाउट हो तो पूछिए आप। ठीक है, कुछ डाउट आपकी तरफ से आए थे, आज उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि दो ब्लॉक दे रखे हैं मास m के। ठीक है, दोनों का मास सेम है और उनको धागे से कुछ इस तरीके से फिक्स किया गया है। मतलब ये जो धागा है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है φ1 और ये धागा वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है φ2 और इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाया हुआ है mg। जब आप mg लगाते हैं तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि रोप डिफरेंट है तो टेंशन भी अलग अलग होगी। यहाँ पर मैं टेंशन T1 मान लेता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ T2। क्लियर है बात आपको भाई? है जी। चलिए, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बॉडी को सेपरेट कर लो आप। पहले इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। M ये रहा, फोर्स लग रहा है M इंटू जी, इधर की तरफ M इंटू जी लग रहा है, नीचे की तरफ भी ग्रेविटी लगेगी डेट इज़ M इंटू जी और इधर की तरफ क्या लगेगी, एक टेंशन फोर्स T2। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये T2 हो गया। ठीक है, अगर आप देखो, अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचूँ, इसके पैरेलल लाइन, तो अगर ये फाई एंगल है, ये भी क्या होगा, फाई एंगल होगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ये कितना है, φ2 और इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट कितना, T2 cos φ एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, T2 sin φ। सिंस ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी जीरो। जितना लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में फोर्स होगा और जितना अप लग रहा है उतना ही डाउन लग रहा होगा। तो मैं बैलेंस कर सकता हूँ फोर्सेस को। T2 sin φ इज इक्वल टू mg और T2 cos φ इज आल्सो इक्वल टू mg। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें आप, देखो T2 से T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, mg से mg कट जाएगा, एक बचेगा। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट φ, टेंजेंट φ2 लिखना चाहिए मेरे को। टेंजेंट φ2 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो φ2 आपका कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर है बात आपको, ये कितना आ गया, 45 आ गया। क्लियर हो रही है बात आपको? तो आप यहाँ से ही देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी जांच लेते हैं। अब देखो T2 sin 45, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू कितना है, mg है। sin 45 कितना होता है बेटा, ठीक है, sin 45 होता है आपका 1/√2, यही होता है कि नहीं होता। 30 तो कितना होता है आपका 1/4, डेट विल बी इक्वल टू हाफ होता है 30 और ये होता है 2/400 द रूट, डेट विल बी इक्वल टू 1/√2। हाँ, sin 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू mg, तो T2 कितना आ गया बेटा, √2 mg। ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें होगा क्या कि एक तो इसका वेट लगेगा, ठीक है, एक लगेगी टेंशन। ठीक है, टेंशन लगेगी इधर की तरफ, कितने एंगल पर लगेगी, φ2 एंगल पर, T2 एंड T2 इक्वल टू कितना, √2 mg। समझ रहे हो बात? और ये φ2 कितना है, 45 है। वेरी गुड। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये लगेगी T1। ठीक है, और अगर मैं ये एक पैरेलल लाइन खींचूँ तो ये कितना हो जाएगा, φ1 हो जाएगा। दिस विल बी योर φ1। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट तोड़ते हैं, ये आ जाएगा T1 sin φ1 एंड दिस विल बी T1 cos φ1। ठीक है, इस पोर्शन को साफ कर रहा हूँ ताकि स्पेस बने हमारे पास। एक मिनट, ओके जी, समझ आ रहा है बात यहाँ तक। अब इसको भी तोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2 mg, ये फोर्स हो गया ना एक अल्टीमेटली बेटा, है ना, एंड दिस विल बी sin 45 एंड इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा √2 mg cos 45 और cos 45 और sin 45 एक है, एक ही वैल्यू होती है उनकी, डेट विल बी इक्वल टू कितना, 1/√2, है ना।
तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूँगा √2 से √2 मर जाएगा, हाँ के ना, 1/√2 से 1/√2 मर जाएगा, ये √2 cos 45 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ T1 sin phi1 इज इक्वल टू mg होगा, हाँ के ना, और जबकि T1 cos phi1 इज इक्वल टू 2mg होगा। एक तो mg खुद इसका वेट और एक इसका कंपोनेंट, ये टेंशन थी बेटा, T2 थी, उसका कंपोनेंट विच इज इक्वल टू mg। तो ये mg जोड़कर कितना हो जाएगा 2mg। दोनों को डिवाइड करो तो टेंजेंट phi1 किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर आएगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, सारी चीज़ें करेक्ट होती जा रही हैं। और T1 को निकालना है आपको, ठीक है, T1 को निकालना है। तो अगर साइन फाई कितना है 1/2 है, तो आप ट्रायंगल बना लो एक। ठीक है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है 2 है ना, यही तो होगा। लेट दिस विल बी phi1। भाई अगर आप इस ट्रायंगल में टेंजेंट फाई निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1/2 आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये चीज़ कितनी हो गई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डेट विल बी इक्वल टू √5 हो गई। ठीक है, और इसी ट्रायंगल से अगर मैं अब साइन फाई निकालूँ, साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है कि नहीं बात आपको, 1/√5। क्लियर है, तो साइन phi1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और T1 निकाल लेता हूँ। T1 कितना आ जाएगा, T1 इंटू 1/√5 इज इक्वल टू mg, और T1 कितना आ जाएगा बेटा, √5 mg। क्लियर है बात आपको, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको, ठीक है। चलिए नोट कर लें और फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स का डाउट था तो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एक वेज दे रखा है जिसका मास कैपिटल M है और उसके ऊपर ब्लॉक है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। और ये सरफेस इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फ्रिक्शनलेस है और यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है। तो दोनों बॉडीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले मैं ये वेज दिखा देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर दिखा देता हूँ ब्लॉक। अब देखो ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी इसको, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यही दो फोर्स लगेंगे इसके ऊपर और कोई फोर्स लगेगा नहीं। और ये अगर एंगल थीटा है तो आपको पता है अगर मैं इस एक्सिस को पीछे बढ़ाऊँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। mg को रिजोल्व करें, दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। क्लियर है बात आपको, यहाँ तक तो आपने ब्लॉक को निपटा दिया। अब वेज की बारी है। वेज का खुद का वेट भी नीचे लगेगा, डेट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी, है ना। अब देखो इसने वेज ने इस पे R1 लगाई है तो ये भी तो क्या लगाएगा, R1 लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, ये ब्लॉक था तो ब्लॉक किसके ऊपर लगा रहा है, वेज के ऊपर लगा रहा है। क्लियर है बात आपको, और इसका वेट ब्लॉक का mg ऐसे एक्ट कर रहा था। तो इस लाइन को आगे शिफ्ट करूँ मैं, ठीक है। तो कैपिटल mg और R1 के बीच में एंगल उतना ही होगा जितना ये एंगल है, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। नोटिस करो मैंने एक साथ दिखा दिया है, ये ब्लॉक का mg है और इसके ऊपर R1 लगी थी ऊपर की तरफ, तो इसने नीचे की तरफ ब्लॉक के ऊपर, इस वेज के ऊपर लगाई, है ना। तो ये लाइन तो पैरेलल हो गई और ये कॉमन ही है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, सेम होगा। मैं बस ये समझाना चाहता था आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो R1 लगा था इसके ऊपर ऐसे, वो मैंने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया और उनके बीच में एंगल दिखा दिया मैंने, थीटा है। इस R1 को रिजोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R1 क्या, साइन थीटा इधर की तरफ और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, R1 cos थीटा। और कुछ एक फोर्स और लगेगा जो धरती इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, लेट R2, ठीक है। अब R2 किसको बैलेंस करेगा, देखो कैपिटल mg प्लस R1 cos थीटा को, इनको बैलेंस करेगा, क्योंकि ब्लॉक सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता, वो धरती में तो जा नहीं सकता। नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है, ये है। नेट फोर्स को किसके बराबर लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो R sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो A ऑफ द ब्लॉक निकल कर आ गया है R1 sin थीटा बाय M। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज। मैंने गलती से पीछे ब्लॉक बोल दिया तो उसको करेक्ट कर लेना। ये एक्सेलरेशन किसका आ गया है, वेज का आ गया है।
क्लियर है बात आपको? अब ब्लॉक पर देखने पर तो ये लग रहा है कि सर ये नेट फोर्स यही है, और mg sin थीटा बाय m कर दूँ मैं तो ये इसके ऊपर क्या निकल जाएगा, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझो बातों को। अब ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, ये सॉरी वेज पीछे जा रहा है, ठीक है। तो नई पोजीशन बेटा मान लो ये होगी वेज की। देखो ये इसके साथ सटा भी रहेगा और नीचे भी स्लाइड करेगा, ये ब्लॉक नीचे भी स्लाइड करेगा और उसके साथ सटा भी रहेगा। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर भी 2 एक्सेलेरेशन लग रहे हैं। ये वाला एक्सेलेरेशन तो कितना है, g sin थीटा का है, परंतु ये पीछे भी तो आ रहा है इस वेज के साथ, और इस वेज को कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है। तो r1 sin थीटा बाय कैपिटल M। तो इस ब्लॉक पर 2 एक्सेलेरेशन लगे, एक तो लगा ये और एक लगा ये। होपफुली आप ये क्लियर हुई होगी आपको बात। भाई नीचे भी आ रहा है और इस वेज के साथ सटा होने की वजह से ये पीछे भी जा रहा है, तो 2 एक्सेलेरेशन इसके ऊपर लगेंगे और इन दोनों का आपको वेक्टर सम निकालना पड़ेगा एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बात आपको? तो ये कहानी थी इस पर्टिकुलर स्मॉल ब्लॉक की, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि आपके वर्टिकल और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं, उनको और देखते हैं बेटा। एक मिनट मैं बुक ले लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए, एक चाइल्ड है और वो रिवॉल्व कर रहा है एक स्टोन को, ठीक है, जिसका मास कितना है, एक स्टोन को रिवॉल्व कर रहा है और स्टोन का मास दे रखा है आपको कितना, 0.5 kg, 0.5 kg। वेरी गुड। अच्छा जी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर हो गई। स्पीड ऑफ द स्टोन एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखी है, ठीक है, इतनी दे रखी है। ओके, कैलकुलेट द टेंशन। जब स्टोन नीचे आएगा ना तो ये लोकेशन होगी ना उसकी, तो इस समय आपको इसकी टेंशन बतानी है, ठीक है। कैसे बताएं भाई? देखो ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। आपको पता है कि अगर मैं बाहर से खड़ा होकर देखूं, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, इस समय जब स्टोन होगा तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। आप कहोगे सर वेट नीचे लगेगा, हाँ कि ना लगेगा कि नहीं लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। और जो नेट फोर्स होगा ना इन दोनों का, नेट रिफ्लेक्टिव फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ T माइनस mg इज इक्वल टू mv²/r। ख़त्म कहानी यार। तो T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg। m आपको गिवन है, इस लोकेशन पर आपको वेलोसिटी पता है, रेडियस आपको पता है, और मास इंटू जी आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आपको क्या पता लग जाएगी, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन, ठीक है। तो टेंशन विल बी इक्वल टू मास 0.5, वेलोसिटी कितनी दे रखी थी भाई, 3 का स्क्वायर, और 40 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 10। सोल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी सर्कस में गए होंगे और सर्कस में आपने मौत का कुआं देखा होगा। मौत का कुआं क्या होता है कि यहाँ से बाइक चली और वो राउंड राउंड घूमती है ना, उसी को मौत का कुआं बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कस का सीन है, ठीक है, लेट ये सर्कस का सीन है एक, और मौत के कुएं की रेडियस कितनी है, r है। यहाँ से एक बाइक सवार आता है, ठीक है, ये बाइक है आपकी, ये बाइक सवार आता है और वो एक सर्कल को कंप्लीट करना चाहता है, एक वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो आपसे पूछी गई है कि वो कितनी ऊंचाई से चलकर आए, कितनी ऊंचाई से चलकर आए, इस वेज की कितनी हाइट हो सच दैट वो इस चक्कर को क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको पता है कि जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है V लोएस्ट, वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए कितनी, √5gr, ये आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, तो मुझे पता है क्योंकि अगर इतनी होगी तभी एक सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूँ एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो वो कितनी होगी, मिनिमम से मिनिमम होगी 12m और इसका स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5gr आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5/2 mgr, कम से कम उसके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इस सर्कल को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ये आपको पता चल चुका है। देखो यहाँ पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और वहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, है ना। यानी कि अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, है ना, एंड दिस इज मस्ट बी इक्वल टू, कम से कम इसके बराबर होनी चाहिए 5/2 mg
आर। m से m मर गया, g से g मर गया, h कितना आ गया 5/2 r। कम से कम ये h मिनिमम है ना, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक इक्वल टू रख दिया ना, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। तो कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए 5/2 r। मतलब अगर ये 10 मीटर है तो वो 25 मीटर से चलकर आएगा तभी उस सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर है बात आपको? 2.5 गुना होना चाहिए रेडियस ऑफ आपके मौत के कुएं के। क्लियर है बात आपको? हाँ जी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे बेटा। मेरे क्वेश्चन कराने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका खुद का क्वेश्चन का ट्राई करना, ठीक है? तो आप क्वेश्चन को ट्राई करें, कोई डाउट आए तो भेजिए। ये 2 दिन अब आपके लिए बुक हैं प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप क्वेश्चन भेजते हैं तो वो डिस्कस करेंगे, वरना फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।